Hello dear students, let's begin with the revision series of CMA Final। बच्चों आज हमारा पहला टारगेट पहला चैप्टर रहेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम इस सीरीज में क्या सीखेंगे? नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सब फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल क्रिटिकल एरिया, जहां जहां इंस्टीट्यूट गेम खेल सकता है, जहां जहां वी मे हैव सम ट्विस्ट और ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी पॉइंट्स जो हम मिस आउट कर जाते हैं। तो उसके साथ साथ मैं दो बहुत ही बढ़िया से सम्स सॉल्व करूंगा जिससे वो सब कॉन्सेप्ट्स हमारे कनेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें दो मेथड्स हैं मेनली, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड हैज टू सब मेथड्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लेकिन सुपर प्रॉफिट में तीन मेथड्स हैं हमारे। नंबर 1, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड अ वेरी स्पेशल एन्युटी मेथड। इस पांचों के पांचों मेथड अब हम सीखेंगे। सबसे पहले आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। स्टेप 1 इज एवरेज प्रॉफिट, और उस एवरेज प्रॉफिट को हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एक बहुत ही बेसिक बात आप ध्यान में रखना। देखो, गुडविल का बाइंग और सेलिंग कैसे होता है। गुडविल, जो बिजनेस का सेलर है वो बिजनेस और गुडविल साथ में बेचता है, अलग अलग बेचना पॉसिबल नहीं होता। तो सेलर बिजनेस विथ गुडविल सेल करता है, बायर बिजनेस विथ गुडविल बाय करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब आप सोचो, सेलर बायर गुडविल के लिए कैसे सोचते हैं। सेलर बायर को बोलता है कि भाई मैंने 15 से 20 साल मेहनत करके ये बिजनेस बनाया है, इतना लेवल पे लेके गया हूं, आप ये बिजनेस रेडी बना हुआ ले रहे हैं, तो ये जो 15 से 20 साल का मेहनत है ये आपको नहीं करना पड़ेगा, आप तो फर्स्ट ईयर से ही बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाएंगे। हाँ, तो मैंने 15 से 20 साल मेहनत किया, सेलर बोलता है, तो मेरे इस 15 से 20 साल की मेहनत के बदले में वैल्यू ऑफ पास्ट एफर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ पास्ट एफर्ट्स। इस मेहनत के बदले में तुम मुझे आने वाले 2, 3, 4 साल का प्रॉफिट एज अ गुडविल दे दो। मतलब मेरे 15 साल की मेहनत के बदले में, पास्ट एफर्ट्स के बदले में आने वाले 3 साल का प्रॉफिट मुझे दे दो। उसके बाद रेस्ट ऑफ द लाइफ प्रॉफिट तुम्हारा। एकदम डील जो है वो रीजनेबल है, क्योंकि बायर के लिए भी एक फायदा है। बायर क्या करेगा, वो ऐसा सोचेगा कि उसने 15 साल की मेहनत को 3 साल में खत्म किया, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट वो सेलर को दे रहा है, तो 3 साल तो उसको कुछ बचेगा नहीं। बट एनीवे, वो उसके बाद भी 12 साल की एफर्ट्स को सेव कर रहा है, बचा रहा है। उस 3 साल के बाद तो पूरी लाइफ उसको प्रॉफिट मिलेगा। ये लॉजिक है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का। ये लॉजिक है कि हम फ्यूचर प्रॉफिट को बेस लेके गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। बायर हमेशा फ्यूचर की बात करता है कि फ्यूचर में कितना कमाऊंगा, उसके बेसिस पे हम गुडविल वैल्यू करते हैं। हम फ्यूचर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ध्यान से उसके स्टेप्स को समझेंगे। सबसे पहले हम पास्ट प्रॉफिट्स को बेस लेते हैं। वी टेक पास्ट प्रॉफिट्स एज बेस। उन पास्ट प्रॉफिट्स में हम 5 एडजस्टमेंट्स करेंगे। नंबर 1, अगर कुछ गलती है तो विल डू द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। दो मेन गलतियां अपने को सम्स में दिखाई देती हैं। एक स्टॉक रॉन्गली वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। दूसरा गलती है होता है कभी कभी हम असेट को गलती से राइट ऑफ कर देते हैं, एक्सपेंस करके पीएनएल में डाल देते हैं। अब इन दोनों को ठीक करना है अपने को। कैसे ठीक करना है मैं सम के साथ आपको बताऊंगा कि उसका इफेक्ट कैसे देना है। एज ऑफ नाउ अब पहले बेसिक थियरी सीख लेते हैं, फिर इसके ऊपर एक सम उठा लेंगे बच्चों। अच्छा, फिर एबनॉर्मल आइटम। अब ये क्यों रिवर्स करने हैं? बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो, हम क्या निकाल रहे हैं, वो प्रॉफिट, वो फ्यूचर का प्रॉफिट, आई रिपीट, वो फ्यूचर का प्रॉफिट
जो गुडविल की वजह से कमाएंगे, आई रिपीट, वो फ्यूचर का प्रॉफिट जो गुडविल की वजह से कमाएंगे। तो जो आपका एबनॉर्मल आइटम्स हैं जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड, ये इसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं। तो अगर ये पास्ट प्रॉफिट में एडजस्टेड है, रिवर्स करो। रिवर्स कैसे करते हैं याद रखना, अगर आप एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिवर्स करते हैं तो एक्सपेंसेस लॉसेस प्रॉफिट से माइनस किए हुए हैं, उनको रिवर्स करने के लिए माइनस किए हुए हैं तो ऐड बैक करेंगे। इनकम्स अगर हमें कोई हटाने हैं, जैसे मेरा कोई लॉटरी इनकम लग गया, अब लॉटरी इनकम का गुडविल से कोई लेना देना थोड़ी है, हाँ, तो मुझे वो इनकम को इनकम से हटाना पड़ेगा, बिकॉज हमें वो प्रॉफिट चाहिए फ्यूचर का जो गुडविल की वजह से हम कमाएंगे। हटाओ, इनकम को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये क्या होते हैं, जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स बेचा, फिक्स असेट बेचा, उसका प्रॉफिट लॉस भी पीएनएल में गया है, प्रॉफिट में एडजस्टेड है, हटाओ। क्यों, इसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट्स का जो इनकम आपका आता है, देखो ये जो इन्वेस्टमेंट का इनकम आता है उसका गुडविल से वापस कोई लेना देना नहीं, हाँ, तो आप ये इनकम को भी हटाओ। वैसे बच्चों इन्वेस्टमेंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये क्या होते हैं, देखो जो हमारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं which are connected to business, necessary for business, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माने जाते हैं। तो अगर आपके ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उसकी इनकम को आप हटाना मत, रहने दो, रहने दो, बिकॉज आप बोलेंगे सर कोई एग्जाम्पल बताइए, जैसे आप समझो देयर आर सर्टन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स, आपने मशीन को रिप्लेस करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। या डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। या हो सकता है आपने किसी कस्टमर कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं पैसे, कस्टमर एक आपका मेजर कस्टमर है जो आपको बोलता है कि आप हमारे 10% शेयर्स ले लो तो हम आपको लाइफ टाइम गुड्स लेते रहेंगे, और वो हमारा एक मेजर कस्टमर है, बहुत बड़ा सब्सटेंशियल सेल हम उसको करते हैं, तो अब अगर उसके हम शेयर्स नहीं खरीदते हैं तो वो कस्टमर हमारा टूट जाएगा। तो हमने क्या किया, उसके 10% शेयर्स खरीद लिए। अब देखो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बिजनेस से कनेक्टेड है, नेसेसरी फॉर बिजनेस है, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या है, बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। पहले एवरेज प्रॉफिट की जब हम बात करेंगे, ध्यान देना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का इनकम हटाना नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का इनकम हटाएंगे। नॉन ट्रेड मतलब अदर देन ट्रेड, मतलब जो हम अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से करते हैं, सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, उसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है सर, अच्छा तो ये आपने हटा दिया, ये देखो मैंने एग्जांपल्स भी बाजू में डाल दिए हैं, ये पूरा पीडीएफ का लिंक आपको सब्सक्रिप्शन अपना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरा एक ही पेज पे ना पूरा लिखा हुआ है, मतलब एक ही पीडीएफ में पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिए हैं कॉन्सेप्ट्स के। अच्छा, फ्यूचर एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट भी देना पड़ेगा। अब ये फ्यूचर एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल, देखो पास्ट में ना जो सेलर है जो बिजनेस बेच रहा है उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट है, समझो सेलर जो है वो चिप्स बनाता है, बालाजी के चिप्स बनाता है, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, फार्मर से, पोटैटोस के लिए कि वो पोटैटोस देगा एक स्टिपुलेटेड फिक्स्ड प्राइस पे 5 साल के लिए। तो वो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, इससे हमें फायदा हो रहा था, क्योंकि मार्केट में पोटैटो का प्राइस ऊपर नीचे होने दो, हमें तो फिक्स्ड प्राइस पे फार्मर दे रहा है और हमें इससे हर साल 5 लाख रुपए का बेनिफिट हो रहा था।
लेकिन अब फार्मर को नुकसान हो रहा था। अब हम जब बिजनेस बेचने लगे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, हमने फार्मर को अप्रोच किया, भाई अगले 5 साल रिन्यू करते हैं, फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। अब फ्यूचर में ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, तो फ्यूचर में वो 5 लाख रुपए का जो सेविंग्स इन कॉस्ट था वो नहीं होगा, तो फ्यूचर में कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा। तो फ्यूचर प्रॉफिट चाहिए, तो फ्यूचर में ये वाला अमाउंट प्रॉफिट से लेस कर देंगे, क्योंकि ये सेविंग नहीं होगा फ्यूचर में। आई होप यू अंडरस्टूड। फ्यूचर हो सकता है हमारा पास्ट में एक मैनेजर था, हमने जिसको निकाल दिया, अब फ्यूचर में उसकी सैलरी बचेगी, अगर सैलरी बचेगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। फ्यूचर एडजस्टमेंट्स। तो पास्ट में कुछ ऐसी चीजें थी जो फ्यूचर में चेंज होंगी, और उससे मेरा फ्यूचर का प्रॉफिट घटेगा तो लेस कर दो, फ्यूचर का प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऐड कर दो। और आखिरी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैनेजर को निकाल देंगे तो कौन काम करेगा? जो बिजनेस खरीदेगा वो काम करेगा, लेकिन जो बिजनेस खरीदेगा पहले क्या करता था? पहले नौकरी करता था, उसको पगार मिलती थी। अब अगर बिजनेस करेगा तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा, उधर से उसको 3 लाख की पगार मिलती थी, 3 लाख की पगार उसकी चली गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सैलरी रेम्यूनरेशन ऑफ बायर पार्टनर्स लेस करना। हाँ, ये लेस करने के बाद जो आपको मिलेगा इसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखेंगे। ये जो एफएमपी हम कैलकुलेट करेंगे शुड बी आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। याद रखना, प्रेफरेंस डिविडेंड को यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पे एक फाइनेंशियल लायबिलिटी माना गया है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी माइनस करना पड़ेगा। समझा कि नहीं? ये एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है जो सीएमए इंस्टीट्यूट का ओपिनियन है, क्योंकि अदरवाइज दूसरे इंस्टीट्यूट का कुछ अलग ओपिनियन भी है, बट अपने को सीएमए इंस्टीट्यूट का ओपिनियन के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इंड एज के हिसाब से, तो वो भी हम उसका जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट में से लेस करेंगे। अच्छा, तो हम प्रॉफिट कौन सा लेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद, टैक्स माइनस करने के बाद उसको एफएमपी बोलते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इन्वेंट्री में आप रेक्टिफिकेशन करेंगे, समझो आपका 2021 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो 2021 का प्रॉफिट अफेक्ट होगा, हाँ, बट 22 का भी अफेक्ट होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 21 इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 22। तो याद रखना, जब भी इन्वेंट्री में मिस्टेक है तो इट विल अफेक्ट प्रॉफिट ऑफ 2 years। रेक्टिफिकेशन 2 साल करना पड़ेगा। अगर आपने कोई असेट को गलती से राइट ऑफ कर दिया है, समझो आपने 2020 में असेट को गलती से राइट ऑफ कर दिया, अब आप 2024-23 में गुडविल वैल्यू कर रहे हैं, अब देखो आपका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? आप 2020 में उस असेट को वापस बुक्स में लाएंगे, ठीक है, तो उसका इफेक्ट होगा एक। लेकिन आप जब असेट को बुक्स में लाएंगे तो फिर डेप्री भी लगाना पड़ेगा। अब डेप्री का तो हर साल इफेक्ट आएगा, 2020 में भी, 21 में भी, 22 में भी, तो ये भी कैस्केडिंग इफेक्ट्स हैं। याद करना, आपने किसी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का रेक्टिफिकेशन किया तो खाली रेक्टिफिकेशन ऑफ असेट नहीं होगा, रेक्टिफिकेशन डेप्रिसिएशन में भी आ जाएगा, और जो हर साल इफेक्ट देना पड़ेगा। कैसे? मैंने सबके एग्जाम्पल्स बना के रखे हैं, कुछ अपने एग्जाम्पल्स, कुछ अपने इंस्टीट्यूट के एग्जाम क्वेश्चन सम्स हैं, 2 सम्स करेंगे जिसमें लगभग काफी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी आपको ना ऐसा बोला होता है कि पास्ट में टैक्स रेट 40% था, बट फ्यूचर का टैक्स रेट 30% हो गया। नया बजट में मोदी गवर्नमेंट ने टैक्स रेट घटा दिया, ठीक है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पुराना टैक्स रेट का इफेक्ट रिवर्स करना पड़ेगा, 40% रिवर्स करना पड़ेगा, फिर 30% का इफेक्ट देना पड़ेगा। फ्यूचर, देखो याद रखना, एवरीथिंग फ्यूचर, फ्यूचर प्रॉफिट में फ्यूचर वाली
एडजस्टमेंट, फ्यूचर वाली चीजें, ये भी एक फ्यूचर एडजस्टमेंट है, टैक्स रेट बदलना। मैं आपको टैक्स वाले सम्स में ना एक फॉर्मेट बता देता हूं, ऐसे सम सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, आपको अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, दोस्तों ये एक रिवीजन लेक्चर है, मतलब पहले आपने ये टॉपिक किया होगा, उसके बाद आप ये रिवीजन लेक्चर सुनेंगे तो सब चीजें फ्लो में कनेक्ट हो जाएंगी। तो समझो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है आपको, इट्स गिवन, और आपने टैक्स उसमें से माइनस किया हुआ है, लेकिन पुराना टैक्स 40% माइनस किया हुआ है। तो पहले क्या करो, आप जो पुराना टैक्स माइनस किया हुआ है उसको ऐड बैक करो 40% के हिसाब से, फिर यू गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप ये जो बीच में मैंने 5 एडजस्टमेंट्स किए हैं ना, रेक्टिफिकेशन, एबनॉर्मल आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, फ्यूचर एडजस्टमेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये प्लस माइनस करो, क्योंकि प्रॉफिट बदल जाएगा, रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट बदल देगा, बाकी चीजें भी प्रॉफिट बदल देंगी, तो आप प्रॉफिट चेंज करो प्लस माइनस करके, फिर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा ये अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। अब लेकिन ये फ्यूचर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फ्यूचर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें आप टैक्स माइनस करेंगे वापस। अब लेकिन यहाँ पे जो टैक्स लेंगे, कौन सा रेट ऑफ टैक्स लेंगे, फ्यूचर रेट ऑफ टैक्स लेंगे। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, उसमें से आप प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करेंगे, देन व्हाट यू गेट इज योर प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और बच्चों इसी को हम एफएमपी बोलते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया। देखो, अगर टैक्स की बात नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं, फिर आप क्या करो, पास्ट का प्रॉफिट ले लो, ये 5 एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस करो, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, फ्यूचर प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया है कि पहले इतना टैक्स रेट था, फ्यूचर में इतना होगा, तो आपको ना वो इफेक्ट्स देने पड़ेंगे। आई रिपीट, पुराना टैक्स रेट रिवर्स करो, पुराना टैक्स, देन आप 5 आइटम्स का इफेक्ट दो, रेक्टिफिकेशन, एबनॉर्मल, नॉन ऑपरेटिंग, फ्यूचर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी बिफोर टैक्स, फ्यूचर का प्रॉफिट मिलेगा। फिर फ्यूचर का टैक्स माइनस करो फ्यूचर टैक्स रेट के हिसाब से, फ्यूचर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। फिर उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपका है माइनस करो, दैट गिव्स यू योर रियल फाइनल एफएमपी। ठीक है बच्चों, स्टिल आपको कोई फर्दर डाउट है, आप हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज डोंट कॉल, विल बी डिफिकल्ट टू पिक अप द कॉल, व्हाट्सएप करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, गुडविल, अब हमारा एफएमपी रेडी हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस करो, गुडविल तैयार हो गया, रेडी विद द आंसर। अब इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने एक छोटा सा सम बनाया है, हम उसको बच्चों सॉल्व करते हैं। जस्ट अ मिनट में वो सम स्क्रीन पे लेता हूं। यस बच्चों, स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चन आ गया। देखो, आपको ना पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया है, लेकिन उन प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देख लेंगे, आपका प्रॉफिट जो है, एक सेकेंड ना, ये आपका देखो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 5 लाख है, लेकिन इसमें ना लॉस बाय फायर है 10,000 का। सेकंड ईयर का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 6 लाख है, इसमें आपके इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, लॉस ऑन सेल ऑफ, ये ना एबनॉर्मल और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स मैंने डाल के रखे हैं। फिर आपका इसमें थर्ड ईयर के प्रॉफिट में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो आपको इन सबको रिवर्स करना पड़ेगा। फिर आपको 23 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू डाल दिया मैंने 10,000 रुपए से। उसके बाद एक मशीन आपने 23 में खरीदा, रिटर्न ऑफ टू पीएनएल है, इट इज सब्जेक्ट टू 10% डेप्रीसिएशन, और मशीन कितने का है, 20,000 का है। रेक्टिफिकेशन नंबर 2, परचेज कॉन्ट्रैक्ट रीसेलिंग इनटू सेविंग रिजल्टिंग इनटू सेविंग ऑफ 25,000, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन रिन्यूएबल। फ्यूचर एडजस्टमेंट, आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, फ्यूचर में प्रॉफिट बदल जाएगा। मैनेजर विल नो लॉन्गर बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर, तो उसकी सैलरी बचेगी, फ्यूचर प्रॉफिट विल चेंज।
एंड फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ओनर बायर पार्टनर, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करेंगे। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और इनटू 3 इयर्स परचेस। चलो तो इसको हम सॉल्व कैसे किया, अब ध्यान देना, इधर सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है पूरा, ऑल सॉल्यूशन इज रेडी। सबसे पहले हमारा वापस, हाँ लेट्स टॉक अबाउट इट। आप देखो मैंने प्रॉफिट ले लिया, देखो आपका 2020 में 1 में लॉस बाय फायर था तो उसको हमने एड बैक कर दिया, लॉसेस को रिवर्स कर दिया क्योंकि ये अबनॉर्मल है। और प्रॉफिट फॉर गुडविल शुड बी नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबनॉर्मल चीजों का गुडविल से कोई लेना देना नहीं, तो उसका इफेक्ट रिवर्स कर देंगे। ठीक है सर, एक सेकंड ये हटा देते हैं। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। देखो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, हटा दो, इनकम हटाना है तो माइनस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग, एड बैक कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हटाओ, नॉन ऑपरेटिंग है, माइनस कर देंगे। और अब स्टॉक की बात करेंगे तो याद रखना, अगर आपका स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट मूव इन सेम डायरेक्शन, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट इज ओवर स्टेटेड, तो कम करना पड़ेगा। देखो मैंने माइनस कर दिया। अच्छा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 23 बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ 24। अब ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट अंडर स्टेटेड है। देखो ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा देंगे ना तो प्रॉफिट घट जाता है, तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, प्लस कर देंगे। और मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूं इसको पेपर में फटाफट करने के लिए। एक साल अगर इफेक्ट माइनस हुआ स्टॉक का तो अगले साल प्लस होगा, इधर माइनस हुआ तो इधर प्लस होगा, इधर प्लस हुआ तो इधर माइनस होगा, क्योंकि वो एक साल क्लोजिंग है तो अगले साल ओपनिंग है, तो इफेक्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हमने गलती से 20,000 का असेट को पीएनएल में डेबिट मार दिया था। अब आपने पीएनएल में गलती से डेबिट मारा था, पीएनएल को क्रेडिट करेंगे और असेट को डेबिट करेंगे, असेट टू पीएनएल। तो पीएनएल को क्रेडिट मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, प्लस कर दिया मैंने। लेकिन आपने इसको असेट में डेबिट कर दिया, वापस उसको असेट में लेके आए, तो असेट में लाए तो डेप्री भी लगाना पड़ेगा। तो डेप्री 10% बोला है, तो पहले साल डेप्री 20,000 का 10% 2,000। ध्यान देना डेट ऑफ परचेज बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो मैंने पूरा डेप्री लगाया। अगर मिड ऑफ द ईयर होता था पहले साल में तो आधा डेप्री लगाता था। ये क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अच्छा, फिर सेकंड ईयर का डेप्री WDV मेथड है, दूसरी और मिस्टेक, बच्चे सेकंड ईयर में भी 2,000 ले लेते हैं। नहीं, सेकंड ईयर में कैसे 20 में से 2 डेप्री हुआ, मतलब सेकंड ईयर का WDV 18, 18 का 10% 1800, वो भी लेस कर देंगे। डेप्री चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट 25,000 का बेनिफिट दे रहा था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में रिन्यू नहीं होगा, तो फ्यूचर में ये प्रॉफिट कम, मतलब प्रॉफिट बेनिफिट खत्म हो जाएगा, तो फ्यूचर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो फ्यूचर मतलब हर साल, तो आपने वो लेस करना है। सर हर साल लेस करें, या तो हर साल लेस करो या एवरेज निकाल के एक बार लेस करो, सेम आंसर आएगा। ट्राई करना है, चेक करके देख लो। जो अमाउंट का इफेक्ट हर साल होता है वो हर साल इफेक्ट दो, या एवरेज निकाल के एक बार इफेक्ट दो, मैथमेटिकली यू विल गेट 100% सेम आंसर। प्लीज चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब मैनेजर को हटा दिया, फ्यूचर में मैनेजर की सैलरी 50,000 से बचेगी, तो 50,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो 50 प्लस कर दिया, हर साल बचेगा। या एवरेज निकाल के एक ही बार 50 ऐड करो तो भी सेम आंसर आएगा। इन द लास्ट एडजस्टमेंट वाज फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। तो ये क्या होगा, अभी आपने मैनेजर हटा दिया तो पार्टनर जो मतलब जो ओनर खरीदेगा बिजनेस वो काम करेगा, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें प्रॉफिट से लेस करनी पड़ेगी, 1 लाख रुपया। ये फ्यूचर में प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा। ये बच्चों आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, इसका आप एवरेज निकाल देंगे, ये आपका एवरेज आ जाएगा।
एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना बच्चों, अगर प्रॉब्लम साइलेंट है तो नॉर्मली हम सिंपल एवरेज लेते हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आपको खुद बोलता है वेटेड एवरेज लो, तो हम वेटेड एवरेज लेते हैं। कैसे लेते हैं? हम ना हर प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। हम जो सबसे पुराना प्रॉफिट है कम से कम वेट देते हैं और एकदम लेटेस्ट प्रॉफिट को हाईएस्ट वेट देते हैं। ठीक है, वेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय सम ऑफ दी वेट्स। वैसे वेटेड एवरेज मेथड कभी यूज होता है जब प्रॉफिट ट्रेंड में रहता है। प्रॉफिट किस में रहता है? ट्रेंड में। ट्रेंड में मतलब ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ता है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ता। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे 4,35,522 बढ़ गया, फिर 373 कम हो गया, फिर बढ़ गया, तो बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट है तो सिंपल एवरेज। लेकिन इंक्रीजिंग ट्रेंड है, प्रॉफिट 4 लाख, फिर 4.5, फिर 6, फिर 6.25, तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इसमें ना वेटेड एवरेज लेना पड़ता है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस, आपका गुडविल तैयार हो गया। तो एक मेथड हमने खत्म कर दिया। चलो बच्चों, हम वापस हमारे उस थियरी कॉन्सेप्ट में जाते हैं, उसमें हम आगे का मेथड का डिस्कशन करते हैं। चलो अब यहाँ पे आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें ना पहला स्टेप सेम रहेगा, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बट सेकंड स्टेप से कुछ नया सीखेंगे। You calculate capitalized profit. What is capitalized profit? It is the capital required to earn average profit. मतलब समझो मेरा एवरेज प्रॉफिट, समझो मैं एक अज्यूम करता हूं डेटा, समझो मेरा एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख रुपया है, समझो। मुझे इस 1.5 लाख को कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। तो मेरा 1.5 लाख डिवाइड बाय NRR समझो 10% है, तो डिवाइड बाय 10 इंटू 100 विल कम एज 15 lakhs। मतलब मुझे अगर 1.5 लाख रुपया कमाना है 10% के हिसाब से, जो मेरा NRR है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो मुझे 15 लाख रुपए बिजनेस में लगाने चाहिए। दिस इज माय कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा अब 15 लाख लगाने चाहिए, लेकिन हमने कितने एक्चुअल पैसे लगाए अब वो कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि जितना आप प्रॉफिट कमाते हो उसके हिसाब से कितना पैसा लगना चाहिए। लेकिन थर्ड स्टेप बोलता है हमने कितना पैसा लगाया, हमने कितना लगाया इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालते हैं? इट इज माय नेट एसेट्स। ये दो तरीके से निकलता है। जो सबसे आसान तरीका है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, बट याद रखना इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये आपका बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। आप एसेट्स लायबिलिटीज क्या वैल्यू पे लेंगे बच्चों? रिवाइज्ड वैल्यू। हाँ, रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिया तो बुक वैल्यू पे लेंगे, लेकिन वो एसेट्स लेते समय आप क्या नहीं लेंगे? अगर आपकी बैलेंस शीट में गुडविल है तो नहीं लेंगे, अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई मिसलेनियस एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो असली एसेट्स है ही नहीं, वो तो एक्सपेंसेस हैं। लेकिन एक और एक्सेप्शन है यहाँ पे। देखो, आपका जो बैलेंस शीट में गुडविल है वो दो हो सकता है। एक, या तो आपने वो गुडविल खरीदा था इसलिए बैलेंस शीट में आपने दिखाया, या सेल्फ जनरेटेड। तो अगर आपने अपना, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, अगर आपने गुडविल परचेज कर रखा है, परचेज्ड गुडविल है, तो आपने उसका एक्चुअल पैसा दिया होगा, तो आपका एक्चुअल पैसा लगा है उसमें, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल लेंगे, क्योंकि वो पैसा एक्चुअल आपने इन्वेस्ट किया है। लेकिन आपका जो अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसमें थोड़ी आपने पैसा लगाया है, वो तो मेहनत करके बनाया है। क्योंकि आपने पैसा अपना लगाया नहीं तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आएगा। कंक्लूजन, अब आप कंक्लूजन सुनो। अगर गुडविल बैलेंस शीट में है और कुछ नहीं लिखा तो हम उसको नहीं लेंगे, अज्यूम करेंगे सेल्फ जनरेटेड है। लेकिन लिखा है गुडविल परचेस्ड, गुडविल एट कॉस्ट, तो मतलब वो इन्वेस्ट किया है पैसा, तो वो गुडविल हम कैपिटल एम्प्लॉयड में लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
यहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कई बार। दूसरा, लायबिलिटीज जब आप लेते हैं तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स को लायबिलिटी करके मानना पड़ेगा। फाइनेंशियल लायबिलिटी माना जाता है प्रेफरेंस शेयर्स को एज पर इंड एस। तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट भी लेस करेंगे, उनका कैपिटल लेस करेंगे। अगर उनका कोई डिविडेंड देना बाकी है तो वो भी लेस करेंगे। डिविडेंड दे चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डिविडेंड नहीं दिया, जो देना बाकी है वो भी आप एज ए लायबिलिटी करके लेस करेंगे। हाँ, दिस विल गिव यू योर कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स। तो आप क्या करेंगे, समझो योर कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 लाख रुपीस। तो आप मुझे बताओ, आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट कितना पैसा बिजनेस में लगाना चाहिए था। जितना प्रॉफिट आप कमाते हैं उसके हिसाब से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, लेकिन आपने एक्चुअली में कितने पैसे लगाए सर? 10 लाख रुपए लगाए। अच्छा, मतलब कम पैसा लगा के आप ज्यादा बिजनेस करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि कम पैसा लगा के ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं? एक ही रीजन है, हमारा प्यारा नन्ना मुन्ना गुडविल। ये वो ही गुडविल है जिसकी वजह से हम कम पैसा लगा के ज्यादा कमाते हैं, दूसरों से कम लगाते हैं, दूसरों से ज्यादा कमाते हैं, इज बिकॉज ऑफ गुडविल। तो गुडविल कितना, अब इसको हम ऐसे सोचते हैं कि भाई टोटल 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसमें 10 लाख का टेंजिबल इन्वेस्टमेंट है, तो बाकी 5 लाख का इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है? गुडविल है। इसका मतलब है मेरा गुडविल कितना होगा? 15 माइनस 10, 5 lakhs. So my goodwill formula is very straightforward. Capitalized profit step 2 minus capital employed 15 lakhs minus 10 lakhs 5 lakhs. ये बच्चों मेरा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने डिस्कस कर लिया। चलो इसके सम्स भी उठा लेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं, हमारा आखिरी मेथड। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या किया जाता है, ध्यान से देख लेना बच्चों, ठीक है। एक ही वीडियो में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज बारीकी से कवर होनी चाहिए, और जितना हो सके मैं कॉन्सेप्ट्स भी बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है गुडविल के फॉर्मूलेस को रट्टा मारते हैं। नहीं, समझो, लॉजिकली उसको समझो, ठीक है ना। आप फाइनल के स्टूडेंट हैं, फाउंडेशन के बच्चे नहीं हैं। लॉजिकली ही जाना है, लॉजिकली समझ के करेंगे तो आप स्कोर करेंगे। चलो, इसके साथ साथ मैं शेयर वैल्यूएशन का रिवीजन लेक्चर अपलोड करने वाला हूं, और 2 ऐसे चैप्टर जो सबसे दिग्गज हैं, जो बच्चों को बहुत तंग करते हैं, उसकी रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा। वो है आपका कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन। मैंने उनके 2 रिवीजन लेक्चर छोटे छोटे डाल के रखे हैं, फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का रिवीजन। वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो ऐसा एक आध लेक्चर में नहीं होगा, उसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स लगेंगे, और कवरेज भी उसका 35-40% मार्क्स है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों। हाँ, तो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आप इसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, उनको भी बेनिफिट लेने दीजिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक पक्का करिए। अगर अच्छा लगा तो ही लाइक करिए, नहीं तो नो नीड टू पुट अ लाइक बटन, पुश अ लाइक बटन। चलो अब आगे बढ़ेंगे। एवरेज एफएमपी फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, सुपर प्रॉफिट मेथड स्टेप 1 सेम रहेगा। स्टेप 2 विल कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, आपने जैसे अभी अभी निकाला एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेकिन ये ईयर एंड पे निकालेंगे। ईयर एंड का कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एवरेज। पूरे साल में ऑन एन एवरेज कितना पैसा इन्वेस्ट किया, एवरेज कैसे निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2, फॉर्मूला नंबर 1। 4-5 फॉर्मूले हैं, 2 मेन पहले डिस्कस करता हूं। या
क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ये कैसे, सिंपल लॉजिक बताता हूं। समझो मेरा ओपनिंग कैपिटल है 10 लाख, मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख हो जाएगा। हाँ सर, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 10 12 डिवाइड बाय 2, 11 लाख रुपए का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 11 लाख। 10 लाख प्लस 12 लाख डिवाइड बाय 2, 11 लाख रुपए। ठीक है सर। यहां एक और मेथड है। व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट विद क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट 2 लाख का आधा 1 लाख, 12 माइनस 1 11 लाख। आप बोलेंगे सेम? हाँ, फॉर्मूला, सब फॉर्मूला सेम आंसर आएगा, सब फॉर्मूला का आंसर सेम आएगा। इसके बहुत डिटेल में कॉन्सेप्शन लॉजिक्स हैं जो हम रेगुलर लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। रिवीजन लेक्चर्स में शॉर्ट ड्यूरेशन में इतने डेप्थ में डिस्कस करना, बट ओवरऑल आइडिया मैं आपको दे दूंगा, ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाऊंगा। मैं आपको दिखा प्रूव करके दे रहा हूं कि फॉर्मूला कुछ भी होने दो, लॉजिक सेम आंसर निकालते हैं ये। ठीक है। हाँ, कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम साइलेंट होता है, करंट ईयर प्रॉफिट नहीं दिया होता, तो हम चुपचाप क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को ही लेके पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते, एवरेज नहीं निकालते। जब प्रॉब्लम आएगा, जब प्रॉब्लम दिखेगा तो आपको समझेगा कि इसमें क्लोजिंग के बाद प्रॉफिट भी दिया है तो एवरेज निकाल लेंगे। कभी कभी नहीं भी निकालते हैं, ज्यादातर सम्स में नहीं निकालते हैं। अच्छा, अब हमने कितना पैसा लगाया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंडस्ट्री है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। समझो मेरा 10 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड है। कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ वापस वही। 10 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10% मतलब मेरा नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख है। समझो मेरा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट समझो मेरा 1.5 लाख है। तो मैंने बताओ मार्केट से कितना ज्यादा कमाया, 1.5 लाख रुपया मैंने कमाया, 1 लाख रुपया नॉर्मली लोग कमाते हैं, मैंने लोगों से 50,000 ज्यादा कमाया, 50,000 रुपीज, 50.5 लाख से 50,000 ज्यादा कमाया। जो नॉर्मल से हम ज्यादा कमाते हैं उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। हाँ, एक बार आपका सुपर प्रॉफिट रेडी हो गया, अब तीनों मेथड से एक ही स्टेप में आप आंसर निकाल लेंगे। कैसे? नंबर ऑफ इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे काम करता है? बहुत ही सिंपल है। आपका सुपर प्रॉफिट बच्चों 50,000 है, समझो नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 है, तो आपका 1.5 लाख रुपए का गुडविल हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल कैलकुलेट करने का एक स्टेप है तीनों मेथड से। अच्छा, यहां पे आप क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100, 5 लाख रुपए। मैं वही एग्जाम्पल लिया हूं जो मैंने ऊपर कैपिटलाइजेशन मेथड में लिया था, और मैं आपको एक बात प्रूव करके दिखा रहा हूं। ये कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल 5 लाख आया है, और ऊपर जो आपने एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड यूज किया बच्चों, उसमें भी गुडविल आपने 5 लाख निकाला है, 5 लाख। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। 15 लाख रुपए का आपका कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है, 10 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 5 लाख का गुडविल है आपका। ठीक है ना? मैं ये बोलना चाहता हूं कि कैपिटलाइजेशन मेथड कोई भी होने दो, सेम गुडविल आना चाहिए। बट हमारी इंस्टीट्यूट ने अलग अलग भी निकाला है। उन्होंने क्या फर्क है मैं आपको बता रहा हूं। जब सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को बेस ले रहे हैं, लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को बेस ले रहे हैं, नेट एसेट्स, क्लोजिंग नेट एसेट्स। और हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में डिफरेंस हो सकता है, होता ही है नॉर्मली। टू दैट एक्सटेंट गुडविल की वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आता है। अदरवाइज बाकी इंस्टीट्यूट्स अगर आप देखेंगे तो वो लोग के हिसाब से दोनों मेथड सेम आंसर आता है। स्लाइटली डिफरेंस आपको याद करना है। एवरेज मेथड में
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जाता है, बट सुपर प्रॉफिट मेथड में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जाता है। इससे हमारा थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आता है। हाँ सर। अच्छा, फिर इसके बाद बच्चों अगला है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कई बार, ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, डिस्काउंटेड वैल्यू है। क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, एक बात आप ध्यान में रखो, बायर जो है वो गुडविल का पैसा आज दे रहा है, अगले 3 साल का सुपर प्रॉफिट इज गुडविल। बायर सेलर को बोलता है कि भाई अगले 3 साल में जो मैं सुपर प्रॉफिट कमाऊंगा वो आज तू ले ले एज अ गुडविल। द प्रॉब्लम इज बायर पैसा आज दे रहा है, लेकिन उसको सुपर प्रॉफिट जो मिलेगा वो फ्यूचर में 1 साल 2 साल और 3 साल में मिलेगा। तो बायर का यहाँ पे लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, पेमेंट आज कर रहा है, उसकी वसूली फ्यूचर में हो रही है सुपर प्रॉफिट की। तो बायर सेलर को वो इंटरेस्ट काट के देता है, पहले सुपर प्रॉफिट पे 1 साल का इंटरेस्ट, दूसरे वाले पे 2 साल का, तीसरे वाले पे 3 साल का। इस मेथड को बोलते हैं एन्युटी मेथड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट है ये, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो बच्चों एन्युटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे एनआरआर 10% है तो 10% के हिसाब से इक्वल टू कुछ तो 2.48 ऐसा करके आएगा। आप उसको 2.48 4 डिजिट तक ले लीजिएगा, आपको आपका गुडविल का अमाउंट आ जाएगा, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। एक सेकेंड में कैलकुलेट करता हूँ। 1 डिवाइड बाय 1.10 फिर डिवाइड बाय, अच्छा इसको 2.48 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप समझ लेना 4 डिजिट तक लेंगे तो 1,24,000 ऊपर से कुछ आएगा 375 कुछ आएगा, मैं 1,24 राउंड फिगर ले रहा हूँ। तो आपका यही गुडविल है, देखो यही गुडविल है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वाला ही गुडविल है, लेकिन इसका ये डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हमारे मेथड्स कंप्लीट हो गए गुडविल के। ऑल वेल बच्चों, ठीक है। अब एक मैं छोटा सा कैपिटल एम्प्लॉयड का डिस्कशन के लिए छोटा सा एग्जाम क्वेश्चन स्क्रीन पे 10 मिनट में डिस्कस करूंगा और हमारा गुडविल का डिस्कशन वाइंड अप करेंगे। जस्ट वेट अ मिनट, आई विल गेट द सम ऑन द स्क्रीन। बच्चों इसके लिए मैंने दिसंबर 24 में एक सम आया था अपना, इसमें क्या बोलते हैं, ये MTP है, मॉक टेस्ट पे मॉडल आंसर्स हैं इसके। अब हम बात करते हैं इसमें सम नंबर 3B, बहुत ही बढ़िया सम है डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। सबसे पहले यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिया है जिसमें आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हैं, गुडविल दिया है, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, इनको तो हम नहीं लेने वाले। गुडविल तभी लेंगे जब ये परचेज्ड गुडविल है, हमें वो पता नहीं, ठीक है। बिल्डिंग मशीन ये सब दिया है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, आपको दिया है कि आपके शेयर्स 5 लाख के हैं, मार्केट वैल्यू 520 है। ये इन्वेस्टमेंट्स है ना, इन्वेस्टमेंट जो आपने 480 के किए हैं, इसकी फेस वैल्यू 5 लाख है और इसकी रिवाइज्ड वैल्यू, फेयर वैल्यू बोलेंगे जिसको हम मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं, वो है 520। तो ये क्या है बच्चों? ये है हमारा कॉस्ट। आप जब गुडविल वैल्यू करते हैं तो कौन सी वैल्यू रिलेवेंट है? बहुत सिंपल, आज की मार्केट वैल्यू, आज की फेयर वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद आपको बाकी असेट्स की रिवाइज्ड वैल्यू भी देके रखी है, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12 lakhs and 12.5% of profit is transferred to journal is a rate of tax 50%, ठीक है। नॉर्मल डिविडेंड expected on equity share is 8% and fair value of return on closing capital employed is 10%।
ये 8% को साइड कर देते हैं, ये बात की बात है, ये शेयर वैल्यूएशन में काम आती है। हम अभी खाली गुडविल वैल्यूएशन की बात, गुडविल में बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। 5 मिनट के अंदर पूरा सम मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आपको पास्ट प्रॉफिट एवरेज दिया है, एवरेज 12 लाख रुपया, तो बच्चों आप 12 लाख रुपए से स्टार्ट करेंगे। ये देखो मैं यहां पे बता रहा हूं, ये 12 लाख रुपए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपका ये बिफोर टैक्स है तो कोई टेंशन नहीं है। अब आप इसमें से नॉन ऑपरेटिंग वो 5 एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट दो। इसमें से आप सबसे पहले, आपके पास ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इसकी इनकम हटाओ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, उसकी इनकम नॉन ऑपरेटिंग है। तो 5 लाख, अच्छा अब आप बोलेंगे सर 10% लिखा तो है, लेकिन 10% किसका? हमेशा नॉमिनल वैल्यू का, मतलब फेस वैल्यू का, और इसकी नॉमिनल वैल्यू है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए 10% 50,000, तो आपने इसमें से 50,000 रुपए माइनस कर दिए बच्चे, ठीक है। तो ये आपका, एक सेकेंड, माइनस कर दिया आपने, ठीक है सर। उसके बाद आपने और क्या एडजस्ट करना है, देख लो कोई नॉन ऑपरेटिंग, नॉन एडजस्ट, देखो ठीक है, हाँ जी, ये हमने ले लिए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हटा दिया। फिर अभी आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, वो आया आपका 1150 का। आई होप सो इट्स वेरी क्लियर। 1150 का, इसमें से आपने 50% टैक्स माइनस कर दिया, टैक्स माइनस कर दिया, तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। फिर आप उसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करेंगे। प्रेफरेंस का डिविडेंड आप कैलकुलेट कर लीजिए, 12%, 10 लाख का 1,20,000, ये देखो आपने माइनस कर दिया ये भी, ठीक है। फिर आपको फाइनल प्रॉफिट, इसको आप बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हैं, 455, हमारा एफएमपी तैयार हो गया। हमने क्या किया, प्रॉफिट में से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हटा दिया, फिर उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला, फिर उसमें से 50% टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला, फिर उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, तो आपको प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, रेडी हो गया अपना। अब अपने को अगला स्टेप क्या है बच्चों, अब बच्चों अगला स्टेप होगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में आसानी से आपको बताता हूं कैसे निकालना है। ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत आसानी से निकाला है हमने। आपको गुडविल को नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका परचेस्ड गुडविल नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि ये परचेस्ड गुडविल नहीं, मतलब ये इस पे हमने एक्चुअली 15 लाख लगाया नहीं, ये तो हमने वैल्यू करके बुक्स में ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया है, सेल्फ जनरेटेड है। वैसे मैं आपको बताऊं ये अजम्पशन गलत अजम्पशन है, लॉजिकली देखेंगे, बट अब हम उन चीज़ों में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या लिखना है हम वो बात करेंगे। तो ये नहीं लेना है। अगर एट कॉस्ट लिखा होता तो मैं लेता था, या नीचे लिखा होता गुडविल इज अ परचेज गुडविल तो लेता था, क्योंकि एक्चुअल पैसा लगा हुआ है। हाँ, बिल्डिंग आप रिवाइज्ड वैल्यू पे लेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेंगे, क्योंकि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, और हमें गुडविल के लिए वही असेट्स लेने हैं जो बिजनेस में यूज होते हैं। यही अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होते तो लेते थे, ठीक है। मैंने लेक्चर 2 गुडविल वैल्यूएशन का एक सम आज नहीं, एक और लेक्चर में आने वाला है, लेक्चर 3 ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, नॉर्मल लेक्चर्स जो यूट्यूब पे आ जाएगा, उसमें एक ऐसा सम डिस्कस किया है जिसमें ये सब चीज़ों, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का बड़ा गेम है उसमें, और टैक्स का भी बड़ा गेम है, तो आप वो देख लेना बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, मैं एक दो सम ही इसमें और कॉन्सेप्ट्स और 2-3 अच्छे सम्स डिस्कस कर पाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, स्टॉक रिवाइज्ड वैल्यू पे लेंगे, ठीक है, और डेटर्स रिवाइज्ड वैल्यू पे लेंगे, कैश की रिवाइज्ड वैल्यू होती नहीं। अच्छा, ये हो गया आपका, ये आपने देखो बिल्डिंग रिवाइज्ड वैल्यू पे ले लिया, प्लांट रिवाइज्ड वैल्यू पे, स्टॉक, डेटर्स, कैश ले लिया, ये आपका टोटल असेट्स आ गए। अब आपने इसमें से 3 लायबिलिटीज माइनस करनी पड़ेंगी, क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स,
प्रेफरेंस शेयर्स भी लायबिलिटी मानते हैं, इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इंडियस के हिसाब से। तो आपका 28 लाख का लायबिलिटी, यू गेट योर कैपिटल एम्प्लॉयड 31,10,000। अब आपका सुपर प्रॉफिट मेथड में इसका आप 10% निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा 3,11,000। तो आप देख लो आपका नॉर्मल प्रॉफिट 3,11,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है 3,11,000 है, और आपका एवरेज एफएमपी है 455। ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा। आप 455 कमाते हैं और 311 नॉर्मल प्रॉफिट है, यू अर्न 144 एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एंड दैट 144 एक्स्ट्रा प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, आपको आपका प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्या मिल जाएगा बच्चों, गुडविल मिल जाएगा। आई होप सो क्लियर हो गया। यहां पे क्लियरली क्वेश्चन बोल रहा है कि आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को बेस लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड देखो लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज है तो फिर एवरेज वाला कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे अपने को। वो बहुत सारे सम्स हैं, गुडविल में बहुत वैरायटी ऑफ सम्स हैं। तो यहाँ पे हम हमारा एक छोटा सा प्यारा सा गुडविल वैल्यूएशन का कॉन्सेप्चुअल रिवीजन विद 2 सम्स डिस्कस्ड कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर का बेनिफिट हुआ होगा। इफ यस, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगले लेक्चर के लिए वेट रखेंगे। अगला लेक्चर होगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ऐसे ही डिटेल में कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन विथ 2-3 वेरी गुड सम्स हम उसमें लेके आएंगे। चलो दोस्तों, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।